मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक देख लिया तो भारत का शिक्षा व्यवस्था को पहले जैसा कभी नहीं देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को 4 चैप्टर्स में बांटा गया है। चैप्टर नंबर 1 में जानेंगे कि जो भारत में एजुकेशन सिस्टम बना था, ऐसा एजुकेशन सिस्टम पहले कहाँ बना था, यानी द पर्शियन एजुकेशन सिस्टम। उसके बाद चैप्टर 2 में जानेंगे कि भारत में जो पहले एजुकेशन सिस्टम बना था, ये कब बना था, किसने बनाया था और इसका उद्देश्य क्या था, यानी द इंग्लिश इंडियन एजुकेशन सिस्टम। उसके बाद जानेंगे चैप्टर 3 में कि भारत में आज और अभी चल क्या रहा है, यानी इज गोइंग ऑन इन इंडिया। उसके बाद चैप्टर 4 में जानेंगे कि इसका समाधान क्या है, यानी सॉल्यूशन। साल होता है 1806। नेपोलियन की आर्मी और प्रशिया के बीच एक वॉर होता है। इस वॉर में प्रशिया वन ऑफ द बेस्ट आर्मी होने के बावजूद नेपोलियन से हार जाता है। प्रशियन लीडर्स को ये समझ नहीं आता है कि आखिरकार वो इतने अच्छे आर्मी के बावजूद हार कैसे सकता है। बहुत सोचने के बाद उनको ये समझ आता है कि उनकी आर्मी मजबूत तो थी, लेकिन वॉर के दौरान वो अपने से उच्च अधिकारी के ऑर्डर को फॉलो करने के बजाय अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि नेपोलियन की आर्मी सिर्फ और सिर्फ नेपोलियन के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। और इस हार का नतीजा क्या होता है? इस हार का नतीजा होता है कि प्रशिया को अपना आधा टेरिटरी नेपोलियन के हाथ में दे देना पड़ता है और साथ ही शांति समझौता करना पड़ता है। पर्शियन लीडर्स को ये समझ नहीं आता है कि आखिरकार वो इतने अच्छे आर्मी के बावजूद हार कैसे सकता है। बहुत सोचने के बाद उनको ये समझ आता है कि उनकी आर्मी मजबूत तो थी, लेकिन वॉर के दौरान वो अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर्स को फॉलो करने के बजाय अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि नेपोलियन की आर्मी सिर्फ और सिर्फ नेपोलियन के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। और इस हार का नतीजा क्या होता है? पर्शिया को अपना आधा जमीन नेपोलियन के हाथ में दे देना पड़ता है और साथ ही शांति समझौता करना पड़ता है। अब पर्शियन लीडर्स के सामने एक चैलेंज होता है कि कभी भी दोबारा उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल था, ये लोग ऐसा करेंगे कैसे? बहुत सोचने के बाद उनको एक आइडिया आता है और फिर ये लोग एक सिस्टम बनाने में लग जाते हैं। कैसा सिस्टम? ऐसा सिस्टम ताकि सोल्जर्स उतना ही करे जितना उनको करने के लिए कहा जाए। ऐसा करने का बेस्ट पॉसिबल तरीका क्या हो सकता है? उन ब्रेन्स को कंट्रोल करना जो अभी सोचने के कैपेबल ना हो, जिन्हें सही और गलत के बारे में पता ना हो। उन्हें जो भी समझाया जाए वो उसे ही सच मान ले। इस तरीके से एक 8 इयर्स एजुकेशन सिस्टम का निर्माण होता है, द पर्शियन एजुकेशन सिस्टम। इसमें 5 साल से लेकर 13 साल के दौरान आपके और हम लोगों के लिए शिक्षा जरूरी कर दिया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है? आने वाले पीढ़ी को एक ऐसे व्यक्ति में परिवर्तन करना जो आदेश पालन करने वाला हो, अपने से उच्च अधिकारी की हर एक बात को माने और वही करे जितना कहा जाए, बिना कोई सवाल पूछे। इस तरह 8 इयर्स के एजुकेशन के दौरान उन्हें इतना ही समझाया जाता है, इतना ही पढ़ाया जाता है जितने में वो अपने से उच्च अधिकारी के ऑर्डर्स फॉलो कर सके, ना कि इतना कि वो खुद के बारे में सोचने लगे। और पर्शियन लीडर्स ने जैसा प्लान किया था, ये एजुकेशन सिस्टम एग्जैक्टली वैसा ही रिजल्ट उन्हें दे रहा था। इस तरह एक ऐसे सिस्टम का आविष्कार हो चुका था जो आने वाले फ्यूचर में सब बदलने वाला था, और ठीक ऐसा ही होता है। उस दौरान एक और चीज था जो इस वर्ल्ड में बहुत तेजी से फैल रहा था। 1760 से लेकर 1840 के दौरान एक औद्योगिक क्रांति अपनी चरम सीमा पर होता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से दूसरे दिशा में शिफ्ट हो रहा होता है। अब तक लोग खेती बाड़ी करके अपने हाथों से प्रोडक्ट बनाकर पैसा कमा रहे थे, लेकिन वर्ल्ड में मशीन हावी होना शुरू कर देता है। जितना प्रोडक्ट एक इंसान पूरे महीने भर नहीं बना पा रहा था, एक मशीन उससे ज्यादा प्रोडक्ट एक दिन में बना दे रहा था। लेकिन एक समस्या था, और वो प्रॉब्लम क्या था? फैक्ट्रीज में मजदूरों का कमी होना, क्योंकि लोग अपने फील्ड में खेती बाड़ी कर रहे थे, अपने हाथों से प्रोडक्ट बना रहे थे, छोटे मोटे बिजनेस कर रहे थे। ऐसे में कोई अपना यह सब कुछ छोड़कर किसी दूसरे की फैक्ट्री में क्यों काम करना चाहेगा? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए? पर्शियन एजुकेशन सिस्टम अपने रिजल्ट के कारण ऊपर तक बैठे लोगों तक ऑलरेडी पहुंच चुका था। अब डिफरेंट कंट्री अपना एजुकेशन सिस्टम इस मॉडल पे बनाना शुरू कर देता है। इसका एकमात्र उद्देश्य क्या होता है? एक ऐसा जनरेशन तैयार करना जिनके क्रिएटिविटी को किल करके उनके दिमाग में पैसा कमाने का बस एक ही ऑप्शन रह जाए, और वो हो किसी
फैक्ट्री में काम करना, और ठीक ऐसा ही होना शुरू हो जाता है। अब तक जो लोग अब फार्मिंग करके पैसा कमा रहे थे, उनके बच्चों के ब्रेन को इस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है कि जब वो अपना एजुकेशन कंप्लीट करके निकलता है तो उनके दिमाग में पैसा कमाने का बस एक ही ऑप्शन रह जाता है, और वो होता है किसी फैक्ट्री में काम करना। और इस प्रकार जो मजदूरों की कमी थी वो धीरे धीरे पूरा होना शुरू हो जाता है। साल होता है 1835। इस समय भारत में ब्रिटिश का राज चल रहा था। दिक्कत अंग्रेजों के सामने भी था कि वो थे तो बस कुछ ही, लेकिन इतने बड़े आबादी को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। साल 1835, थॉमस बेबींगटन मकाओ, जिसके बारे में आप लोग स्कूल लाइफ में पढ़े होंगे, जिसे लॉर्ड मैकाले के नाम से जानते हैं, वो एक प्रपोजल तैयार करता है इंडियन में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो कि उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल होता है, वो इसे इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 के थ्रू पास कर देता है। ये जो एजुकेशन सिस्टम होता है, यह लगभग पर्शियन एजुकेशन सिस्टम के मॉडल पे ही बनाया जाता है। और इस बार मकसद क्या होता है, लोग सोच रहे थे कि ब्रिटिश हमारा भला चाह रहा है, हम सभी को इंग्लिश सिखाना चाह रहा है, पर सच क्या था, धीरे धीरे ही सही, लेकिन अंग्रेज अपने इस मकसद को अंजाम तक पहुंचा देते हैं। और इसका सोल पर्पस क्या होता है, अंग्रेजों को मजदूर चाहिए थे, रोबोट चाहिए थे जो कि उनके इशारों में नाचे, यस सर करके उन्हें सैल्यूट करे, उनकी हर एक बात माने, उनसे कोई भी क्वेश्चन ना करे। और ऐसा ही होना शुरू हो जाता है। ऑफिस में क्लर्क से लेकर आर्मी में सिपाही तक हर जगह इंडियंस काम कर रहे थे। अब ब्रिटिश इंडियन को ही गुलाम बना करते। ब्रेन वॉश इस हद तक किया जा चुका था कि इंडियन ब्रिटिश के रूल्स को फॉलो करना अपना ड्यूटी मानने लगे थे। और ये था उनका बनाया हुआ सिस्टम, यानी द इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम। खैर, अब तो आज़ादी के 78 साल पूरे हो गए हैं, चीज़ें तो काफ़ी बदल गए होंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो कुछ ही देर बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। आप लोगों के पैदा होने के बाद, या शायद पैदा होने से पहले, आप लोगों के माता पिता के दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आता है, वो आपको पता है? सबसे पहला ख्याल आता है, मैं अपने बच्चों को एक बड़ा स्कूल में पढ़ने के लिए भेजूंगा। आज हमारे देश में एजुकेशन की जगह कम और स्टेटस की जगह ज़्यादा बनता जा रहा है। जैसे ही लोग बोलना शुरू करते हैं कि हमारा लड़का बड़ा स्कूल में पढ़ता है, हमारा लड़का उस कॉलेज में पढ़ता है, वैसे ही आप लोगों के माता पिता बड़े प्राउडली आप लोगों को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं, और फिर रिलैक्स हो जाते हैं कि मैंने तो अपने बच्चे का एडमिशन एक अच्छे से स्कूल में करवा दिया है, मेरे बच्चे का फ्यूचर वो लोग बना देंगे, मुझे बस टाइम पे फी पे करना है। और आप लोग स्कूल जाते हैं एक फ्रेश, क्यूरियस और क्रिएटिविटी से भरे माइंड के साथ, जिसे अगर सही से ट्रेन किया जाए तो वो बहुत कुछ कर सकता था। लेकिन आप जैसे ही स्कूल जाते हैं, आप लोगों को एक सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन का एक सिलेबस दे दिया जाता है, और फिर अब से वही आप लोगों का दुनिया बन जाता है। आप लोग सुबह से लेकर शाम तक उन्हीं के बारे में सोचते हैं, उन्हीं को पढ़ते हैं, और इसके अलावा कुछ और सोचा है तो आप लोगों के मार्क्स पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है, और फिर आप लोगों को पनिशमेंट मिलता है। और आप लोगों के माता पिता एक बार भी ये सवाल करते हैं कि आखिरकार ये स्कूल्स, कॉलेजेस, कोचिंग्स, ये हमारे बच्चे को आखिरकार क्या सिखा रहा है? क्या सच में हमारे बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो रहा है? क्या सच में जो उन्हें पढ़ाया जा रहा है वो उसे पसंद भी है या नहीं? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे को एक कामयाब इंसान बनाया जा रहा है। पर अगर आप थोड़ा भी ध्यान से सोचेंगे तो आपको समझ आएगा कि इस पूरे स्कूल और कॉलेज के दौरान आप लोगों को एक ऐसा पर्सन बनाने का प्रोसेस चल रहा होता है, जो पर्सन स्कूल एंड कॉलेजेस से बाहर निकले तो उनके दिमाग में बस एक ही गोल हो, किसी तरीके से एक जॉब मिल जाए। अगर जॉब नहीं मिला तो आप लोग समझ गए होंगे। खैर, टॉपिक पे आते हैं। पूरे स्कूल एंड कॉलेज के दौरान आप लोगों को कभी सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए सिखाया ही नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम कभी सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने के लिए बनाया ही नहीं गया था। इस सिस्टम का अल्टीमेट गोल था कि इस इंडस्ट्री को एक अफोर्डेबल और एक बढ़िया मजदूर प्रोवाइड किया जा सके। ये पूरा सिस्टम एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को तैयार कर रहा है जो अपने बॉस का ऑर्डर को फॉलो कर सके, अपनी सुपीरियर्स का रिस्पेक्ट कर सके, इस उम्मीद में कि महीने का आप लोगों को एक पैचेक मिले, चाहे आप लोगों को वो काम पसंद हो या ना हो। कोई नहीं चाहता आप लोग बिलियनर बने, कोई क्यों चाहेगा आप लोग बिलियनर बने और सेल्फ डिपेंडेंट बने? इनसे उनका क्या फायदा होगा? अगर आप लोग सेल्फ डिपेंडेंट बन गए तो फिर आप लोग ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे, आप लोग
हर चीज़ पे सवाल करेंगे, आप लोग गलत चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, पर आप कभी भी इसको समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि जब आपको इस सिस्टम में डाला जाता है तब आपकी इतनी एज नहीं होती है कि आप कुछ सोच पाओ, कुछ समझ पाओ। और जब तक आप लोग उस एज तक पहुंचते हैं जहां आप लोग सोचने के कैपेबल होते हैं, तब तक काफ़ी देर हो चुका होता है। इस सिस्टम को फॉलो करते करते आप लोगों का इस तरीके से ब्रेन वॉश हो जाता है कि आप लोगों को यही सही लगने लगता है, या फिर आप लोगों की इतनी एज हो जाती है कि आप लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाता है और आप लोग चाह कर भी इस सिस्टम से बाहर नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि आप लोगों को किसी भी तरीके से पैसा कमाना होता है। और पिछले कई सालों से जो मेहनत आप लोग करते आ रहे थे, लाखों रुपए अपने स्कूल्स कॉलेजेस को दिए, लाखों रुपए अपने कोचिंग्स को दिए, उसके बदले आप लोग बस एक 30 से 40 हज़ार की नौकरी के पीछे लग जाते हैं। तो आप लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि जिस एजुकेशन सिस्टम को तुम इतना बोल रहे हो, उस एजुकेशन सिस्टम से बड़े बड़े ग्रेजुएट निकलते हैं, बड़े बड़े डेवलपर निकलते हैं और इंजीनियर डॉक्टर निकलते हैं, तो कितने निकलते हैं? सरकार कितने को नौकरी देता है? अगर बात करें ग्रेजुएट की, तो भारत में 42% पर ग्रेजुएट्स जिनका उम्र 25 वर्ष से कम है वो बेरोजगार है। वही बात करें डेवलपर की, तो ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन एक इंडिया में कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहते हैं कि इंडियंस चैट जीपीटी जैसा चैटबॉट बनाने का ट्राई तो कर सकता है, लेकिन उनके लिए ये होपलेस रहेगा। यानी उनके अकॉर्डिंग हम इंडियंस चैट जीपीटी जैसा चैटबॉट बना ही नहीं सकते हैं। और इस बात को उन्हें काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया और कई सारे इंडियंस ने चैट जीपीटी जैसा चैटबॉट बनाने का ट्राई किया, लेकिन उसके लिए वो चैटबॉट तो चैट जीपीटी का ही यूज़ कर रहे थे। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडियंस के पास तो क्रिएटिविटी है ही नहीं। इंडियंस तो बस सिलेबस में घुसे रहते हैं, उन्हें कभी बाहर सोचने का तो मौका ही नहीं मिलता है। रही बात इंजीनियर और डॉक्टर की, तो इंडिया में एक इंजीनियर का जितना एवरेज सैलरी है, उससे कहीं ज़्यादा अमेरिका में ट्रक ड्राइवर कमा रहे हैं। और रहा डॉक्टर की, तो डॉक्टर के बारे में हम लोग उतना बात नहीं करेंगे, क्योंकि भारत में डॉक्टर का बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत है। इससे सरकार डॉक्टर का वैल्यू बढ़ा सकता है, लेकिन फिर भी अगर डॉक्टर के ऊपर बात करें, तो जितने स्टूडेंट कोटा जैसे बड़े टीचिंग शहर में पढ़ने के लिए जाते हैं, उन बच्चों में इतना प्रेशर होता है कि वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। इसका एकमात्र कारण है पेरेंट्स, क्योंकि जब भी मार्क्स ज़्यादा आता है या किसी दूसरे से सुनता है कि हमारा लड़का डॉक्टरी करेगा, ये सुन के अपने बच्चे का एडमिशन कोटा जैसे शहर में करवा देते हैं। और बच्चे के ऊपर प्रेशर तब आ जाता है जब पेरेंट्स लोन लेके ज़मीन बेच के फीस भरता है। इससे बच्चों में एक डर आ जाता है कि अगर मैं एग्ज़ाम में फेल हो गया तो अपने घर वालों को मुंह कैसे दिखाऊंगा। इससे इतना प्रेशर होता है, इतना प्रेशर होता है कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो सवाल है, इन सब का सोल्यूशन क्या है? यानी चैप्टर 4 सोल्यूशन। क्या हम लोग स्कूल से जाना छोड़ दे, कॉलेजेस जाना छोड़ दे? लाखों लोग एवरीडे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये गलत कर रहे हैं। अभी तक आप समझ गए होंगे। अब आते हैं उस सॉल्यूशन में जहाँ आप लोग, हम लोग बिना सिस्टम को छेड़े सही कर सकते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा बहुत सरकार के नियम को छेड़ेंगे, क्योंकि लाखों स्टूडेंट्स का करियर का सवाल है। आप लोगों के पेरेंट्स को ये समझना होगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यही दुनिया नहीं है। दुनिया बहुत बड़ा है और आप लोगों को सीखने के लिए पढ़ना होगा, ना कि डिग्री के लिए। वही बात करें दुनिया का सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम का, तो वो है फिनलैंड का, जहाँ इंडिया में 6 साल की उम्र से एजुकेशन शुरू होता है और एग्जाम और कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, जिससे इंडिया में बच्चों का क्रिएटिविटी और प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस नहीं कराया जाता है। इसका कारण है पुराना एजुकेशन सिस्टम, इंग्लिश इंडियन एजुकेशन सिस्टम। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत के बच्चों में एक दिन क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगा और यही कारण होगा कि भारत में युवा बेरोजगार की संख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी और बढ़ भी रहा है। अगर बात करें फिनलैंड की, तो यहाँ बच्चों को 6 साल के बाद यानी 7 साल की उम्र से शिक्षा शुरू होता है। स्टूडेंट को क्रिएटिविटी और प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस कराया जाता है। यहाँ एग्जाम बहुत ही कम होता है, सब्जेक्ट बच्चे खुद चुन सकते हैं। भारत में जैसे कि सिलेबस फिक्स किया रहता है, वैसे नहीं। अब ध्यान से सुनिएगा, कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसे अगर हम लोग अप्लाई करते हैं या अप्लाई करवाते हैं तो इस सिस्टम को काफी हद तक सही कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है, बार बार टेस्ट और मार्क्स सिस्टम को हटाकर सिर्फ सीखने पर ध्यान दिया जाए। पॉइंट नंबर 2, एग्जाम सिर्फ नॉलेज चेक के लिए हो, डर बनाने के लिए नहीं।
पॉइंट नंबर 3, बच्चों को फ्री टाइम और खेलकूद मिले। पॉइंट नंबर 4, आर्ट, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, ड्रामा जैसे सब्जेक्ट्स कंपलसरी किए जाए। पॉइंट नंबर 5, टीचर्स को हाई लेवल ट्रेनिंग और फुल फ्रीडम दिया जाए। पॉइंट नंबर 6, सिर्फ सिलेबस नहीं, बच्चों को सोच और क्रिएटिविटी को डेवलप करे। पॉइंट नंबर 7, 7 साल तक फॉर्मल पढ़ाई कम और मॉरल वैल्यूज पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। पॉइंट नंबर 8, प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल में फ़र्क खत्म किया जाए। पॉइंट नंबर 9, हर बच्चे को सेम क्वालिटी की शिक्षा मिलना चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब। पॉइंट नंबर 10, क्लास 8 से क्लास 12 में बच्चों का अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट चुनने की आज़ादी मिले। पॉइंट नंबर 11, सिर्फ साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स स्ट्रीम तक सीमित ना रहे। पॉइंट नंबर 12, रट्टा यानी मेमोराइजेशन की जगह प्रैक्टिकल नॉलेज, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाई जाए। तो ये सब पॉइंट्स है जिसे अप्लाई करवा के सिस्टम को बदल सकते हैं। अब जाते जाते बस यही कहूंगा कि अगर ये वीडियो स्टूडेंट देख रहा है तो अगर आपका मार्क्स बहुत ही कम आ रहा है तो सबसे पहले आप अपने आप को कोसना बंद करो, क्योंकि ये दुनिया बहुत ही बड़ा है और आप इस दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हैं। आप जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है। अगर ये वीडियो पेरेंट्स देख रहा है तो अगर आपके बच्चे का मार्क्स बहुत ही कम आ रहा है तो आप अपने बच्चों को हौसला दो, नई क्रिएटिविटी में फोकस कराओ, कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाओ। और ये वीडियो अगर टीचर या प्रिंसिपल देख रहा है तो बच्चों के साथ जबरदस्ती मत करो। यानी अगर कोई बच्चा चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है तो उसको प्रैक्टिकल करके या एक्सपेरिमेंट करके चीज़ों को समझाओ। और हाँ, क्रिएटिविटी में फोकस कराओ, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है ये सिखाओ, और ओलंपिक जैसे चीज़ भी होते हैं ये बताओ। और हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप शिक्षा छोड़ दें, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप इस सिस्टम का हिस्सा ना बने, आप एजुकेशन का हिस्सा बने, सीखने का हिस्सा बने, क्योंकि इस सिस्टम का पहले से ही अल्टीमेट गोल था कि इस इंडस्ट्री को एक अफोर्डेबल नौकर प्रोवाइड किया जा सके। और हाँ, ये सिस्टम कभी आपको मालिक बनना नहीं सिखाएगा, नौकर बनना सिखाएगा। तो धन्यवाद, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद।